हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो उसके न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकलों को मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं। यहां पर आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों के हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया। अब उसके जो न्यूमेरिकल है ना, उन न्यूमेरिकल को भी मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं। यहां पर मैं आप लोगों के सामने दो न्यूमेरिकलों के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों के लिए इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बता देता हूं कि इस प्रकार का कोई भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसका जवाब किस तरीका से दोगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों से। तो इधर देखिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, और तरंग दैर्घ्य क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सामने वाला हम लोगों से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति को पूछ रहा है और तरंग दैर्घ्य को पूछ रहा है। अब यहां पर आप लोग देखिए सामने वाला क्या बोल रहा है कि कौन सी अवस्था से, n बराबर 5 अवस्था से किसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन आप लोगों का, n बराबर 2 अवस्था में। इसका मतलब मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो आप लोगों की प्रारंभिक स्थिति होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो आप लोगों की अंतिम स्थिति हो गई। तो यहां पर देखिए n बराबर 5 अवस्था से संक्रमण किसमें हो रहा है, n बराबर 2 अवस्था में। मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 अवस्था से किसमें जा रहा है, n बराबर 2 अवस्था में। तो ये आप लोगों की प्रारंभिक स्थिति हो गई और ये आप लोगों की अंतिम स्थिति हो गई। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। किस तरीका से रखनी है वो मैं बोर्ड पर बताने वाला हूं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। मैं इसको सॉल्व करना चालू कर रहा हूं बेटा। यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां ni बराबर, ni मतलब इनिशियल स्टेट, जो आप लोगों की इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था है, वो कौन सी है आप लोगों की, n बराबर 5। ठीक है ना, तो इसको बोल दिया ni बराबर 5 कॉमा nf, जो फाइनल स्टेट है आप लोगों की वो क्या है, nf बराबर 2। मतलब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से किसमें जा रहा है, n बराबर 2 में। तो जहां से जा रहा है वो प्रारंभिक स्थिति हो गई और जिसमें गया वो आप लोगों की अंतिम स्थिति हो गई। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में पढ़ा चुका हूं। अब देखो बेटा, यहां पर हम सबसे पहले तो किसको ज्ञात करेंगे, फोटोन की आवृत्ति को, और उसके बाद हम किसको ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्घ्य को। अब देखो फोटोन की आवृत्ति को ज्ञात करने का मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बता रखा है, तो उस फॉर्मूले के आधार पर हम ये सारी चीजें ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर मैं फोटोन की आवृत्ति का फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना चालू करता हूं। इधर देखिए आप लोग, यहां पर लिख देता हूं मैं उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं उत्सर्जित फोटोन की, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था, न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15 1 बटे एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 बटे एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ का स्क्वायर। और जो फ्रीक्वेंसी होती है अर्थात जो आवृत्ति होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एच जेड होती है। एक बार बोर्ड की तरफ देखिए बेटा, मैंने आप लोगों के लिए कल का लेक्चर के अंदर जो आप लोगों के लिए मैंने करवाया हाइड्रोजन परमाणु को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, वहां पर मैंने उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति का आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था कि उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति यदि आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। फॉर्मूला क्या है, न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15 1 बटे एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इनिशियली हो गई और एक ये आप लोगों की फाइनल हो गई। ठीक है, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं, न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15, यहां पर लिख दीजिए आप लोग 1 बटे, यहां पर एन आई को मान कितना है 5, तो यहां पर लिख दो 5 का स्क्वायर माइनस
एनएफ का स्क्वायर कितना है आप लोगों का 2, तो यहां पर क्या लिख दीजिए बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर, और यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसका आगे सॉल्यूशन करता हूं, तो देखो न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15। अब देखो यहां पर आप लोग 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/25 माइनस 1/4, ठीक है ना। यूनिट भी साथ साथ लिखते चलिए, ये हो गई आप लोगों की एच जेड, ठीक है ना। यूनिट भी हम लोगों के साथ साथ चल रही है। अब अगला स्टेप होगा आप लोगों का न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर आप लोग लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो गया 25 चौका 100, मैंने क्या कर दिया 25 चौका 100, 100 यहां पर लिख दिया, और यहां पर इसकी यूनिट को लिख दीजिए। देखो ये हो गया आप लोगों का 25 चौका 100, 100 आप लोगों को लघुत्तम हो गया। इस संख्या का गुना आप लोग इससे कर दीजिए, और इस संख्या का गुना आप लोग उससे कर दीजिए, तो ये हो गया बेटा 4 माइनस ये हो गया आप लोगों का 25, ठीक है ना, सही है ना। 4 एकम 4 और 25 एकम 25, ये लिख दिया आप लोगों ने 4, क्योंकि इसका गुना आप लोग इससे कर दीजिए और इसका गुना आप लोग इससे कर दीजिए, तो यहां पर 4 माइनस 25, और आप लोगों का लघुत्तम 100 हो गया, और एच जेड मतलब मैंने इसकी क्या लिख दी यूनिट लिख दी। अब देखो मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं। देखो बेटा मेरे पास जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर आगे सॉल्यूशन कर देता हूं। अब इधर देखिए आप लोग, देखो यहां पर हो गया न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15। अब देखिए आप लोग यहां पर हो गया आप लोगों का गुना माइनस 21 बटे यहां पर हो गया आप लोगों का 100, और ये लिख दिया मैंने एच जेड। अरे सही बात है ना, 4 में से ये प्लस के 4 है और माइनस का क्या है 25। जब आप लोग माइनस करोगे तो कितने बचे आप लोगों के माइनस 21 बच गया बटे 100। अब देखो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर बेटा एक काम कीजिए आप लोग, 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो को काट दो, तो 2 जीरो से ये आप लोगों की 15, और यहां से 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो यहां पर आप लोगों की कितनी हो जाएगी 10 की घात 13 हो जाएगी। देखो आगे सॉल्यूशन, यहां पर हो गया न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 13, ठीक है ना, 10 की घात 13 इंटू माइनस 21, ठीक है ना, और यहां पर लिख दीजिए आप लोग एच जेड। अब देखो एक काम करते हैं, इस माइनस जो 21 है ना, इस माइनस 21 का गुना हम लोग इससे कर देते हैं। इधर देखो इस माइनस 21 का गुना हम लोग इससे कर देते हैं, इसको साइड में ही रहने दीजिए आप लोग। तो जब आप लोग माइनस 21 को इससे गुना करोगे तो बेटा ये आएगा आप लोगों का माइनस 69.09, ठीक है ना, गुना 10 की घात 13, और ये हो गया आप लोगों का एच जेड। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों के लिए मैंने क्या लिख दिया कि जब माइनस 21 को मैंने इस संख्या से गुना किया तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 69.09 गुना 10 की घात 13, और जो आवृत्ति होती है उसकी यूनिट क्या होती है एच जेड। अब देखो हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है अर्थात जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान हमेशा पॉजिटिव में होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये यहां पर आप लोगों का माइनस आया है आवर्ती का। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि आवर्ती का मान होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर केवल इसका परिमाण लेंगे, मतलब केवल संख्या लेंगे, इस -4 को नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आवर्ती का मान हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, आवर्ती का मान हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अतः यहां केवल परिमाण लेंगे, अतः यहां केवल परिमाण लेंगे, मतलब केवल वैल्यू को लेंगे, इस -4 को नहीं लेंगे। अतः यहां केवल परिमाण लेंगे, और बेटा आप लोगों का जो फाइनल आंसर होगा अर्थात जो आवर्ती आप लोगों ने निकाली है वो निकाली है न्यू बराबर 69.09 गुना 10 की घात 13, ठीक है ना। ये आप लोगों ने क्या निकाल दिया, यहां पर इसकी यूनिट लिख दीजिए, ये आप लोगों ने क्या निकाल दिया
उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती निकाल दी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात सभी बच्चों के समझ में आ गई ना। सबसे पहले बेटा जब भी न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जब आप लोगों को समझ में आ जाए उसके बाद ही अपने फॉर्मूले, अपनी अप्रोच लगाना चालू करना। सामने वाला क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। n बराबर 2 से, n बराबर 5 से, ये n बराबर 5 से आप लोगों का इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में जा रहा है, तो n बराबर 5 हमारी प्रारंभिक अवस्था हो गई, क्योंकि भाई इसी तो इलेक्ट्रॉन गया गया किसमें, n बराबर 2 में, तो वो हमारी अंतिम स्टेट हो गई। ठीक है ना, प्रारंभिक को ni से शो करते हैं और अंतिम को हम किससे शो करते हैं, nf से शो करते हैं। कुछ नहीं किया है, उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है, सारी चीज आप लोगों को पता है। यहां पर 5 को स्क्वायर लिख दिया, यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दिया। 5 को स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहां पर आप लोग लघुत्तम ले लीजिए, 100 हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोग इस संख्या का गुना इससे कर दीजिए, इस संख्या का गुना इससे कर दीजिए, तो ये 4 हो गए -25। HZ उसकी यूनिट लिख दी। यहां पर 4 -25 में गए तो कितने बच्चे, -21। -21 का कुछ नहीं, इससे गुना करना है, 2 जीरो यहां से उड़ा दीजिए, तो आप लोगों का आंसर किस में आएगा, यहां पर माइनस में आएगा। लेकिन हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो आवर्ती होती है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, तो यहां पर केवल हम इसका क्या लेंगे, परिमाण लेंगे। तो हम लोगों के लिए उत्सर्जित फोटोन की जो आवर्ती निकली है वो न्यू बराबर 69.09 गुना 10 की घात 13 HZ निकली है। बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आवर्ती तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली, अब हम किसको ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, किसको ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्घ्य को। तो तरंग दैर्घ्य को मैं आप लोगों के लिए ज्ञात करके बता देता हूं, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, सभी बच्चे इसको नोट कर लेना ऊपर से नीचे तक। बाकी की सारी चीज आप लोगों को पता रखी है, सब कुछ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप रफ कॉपी के अंदर इस चीज को उतारना चाहते तो आप लोग उतार लेना, मैं साइड में हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूं। देखो बेटा, अब मैं ज्ञात करूंगा उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य। तो अब मैं आप लोगों के लिए उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करके बता देता हूं। बोर्ड की तरफ देखते रहना, यहां पर लिख देता हूं उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। अब देखो बोर्ड की तरफ देखते रहना, यहां पर उत्सर्जित फोटोन की हम तरंग दैर्घ्य किसको ज्ञात कर सकते हैं, न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा। यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा। अब यहां पर देखिए ये जो तरंग दैर्घ्य है, इस तरंग दैर्घ्य को हम किससे शो करते हैं, लैम्बडा से शो करते हैं। तो न्यू का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, तो यहां पर लिख दिया लैम्बडा बराबर सी बटे न्यू। ठीक है ना, अरे भाई हम लोगों को तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है ना, तो आप लोग तरंग दैर्घ्य को बाहर निकाल दीजिए और न्यू को यहां पर रख दीजिए। ये न्यू है ना, इसको यहां पर रख दीजिए, ये रख दिया मैंने आप लोगों के लिए। और अब किसको ज्ञात करेंगे, हम तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करेंगे। यहां पर लैम्बडा बराबर सी का मान, सी किसको शो करता है, प्रकाश के वेग को शो करता है, जिसका मान हम लोगों को पता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर लिख देता हूं, इस सी का मान लिख दीजिए बेटा 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, इस सेकंड को जब मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा ना, तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। तो मैं बेटा इसको इस तरीका से भी लिख सकता हूं, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, इस तरीका से भी लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे की चीज को मैं ऊपर लेके गया हूं तो प्लस की चीज किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चलो ठीक है, ये सी का मान हो गया। और बेटा अभी मैंने आप लोगों के सामने आवर्ती अर्थात न्यू को ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है मैंने ज्ञात किया है न्यू 69.09 गुना 10 की घात 13। ठीक है ना, अब आप लोगों को पता है कि जो आवर्ती होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, HZ होती है, या फिर आप लोग उसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। तो यहां पर मुझे ये सेकंड इनवर्स काटना है, तो यहां पर HZ ना लिख के मैं सेकंड इनवर्स लिख देता हूं, क्योंकि आवर्ती की यूनिट एक तो HZ हर्ष होती है और एक क्या होती है, सेकंड इनवर्स। लेकिन ऊपर सेकंड इनवर्स दे रखा है तो मुझे सेकंड इनवर्स काटना है, तो मैं यहां पर इसकी यूनिट बेटा यहां पर सेकंड इनवर्स लिख देता हूं। ठीक है ना, आप कुछ भी लिख दो, HZ लिख दो, सेकंड इनवर्स लिख दो। यहां पर मैंने सेकंड इनवर्स लिख दी क्योंकि मुझे इस सेकंड इनवर्स से इस सेकंड इनवर्स को काटना है। अब देखिए
ये आप लोगों के सामने मैंने वैल्यू पूरी फिट कर दीजिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये ऊपर कितना 10 की घात 8 और नीचे कितना 10 की घात 13, आप लोग काट दीजिए। यहां से आप लोगों ने ये काट दिया तो ये हो गया बेटा 10 की घात 5, ठीक है ना। ये क्या हो गया आप लोगों का 10 की घात 5। आप लोग इस सेकंड इनवर्स से इस सेकंड इनवर्स को काट दीजिए, तो यहां पर जो लैम्बडा बराबर आएगा आप लोगों का, लैम्बडा बराबर यहां पर हो गया आप लोगों को 3 इंटू, अब देखो ये 10 की घात जो 5 है ना बेटा आप लोगों की, ये किसमें पॉजिटिव में, और जब आप लोग उसको ऊपर लेके जाओगे तो ये घात पॉजिटिव की किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगी 10 की घात -5, ठीक है ना। और यहां पर लिख दीजिए बेटा मीटर, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स को तो आप लोगों ने काट दिया, और नीचे हो गया आप लोगों का 69.09, ठीक है ना। सारी चीज आप लोगों की कट चुकी है। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इस 3 के अंदर भाग लगाना है 69.09 का। तो जब इस 3 के अंदर 69.09 का जब बेटा आप लोग भाग लगाओगे तो यहां पर जो लैम्बडा का मान आएगा आप लोग भाग लगा के देख लेना, यहां पर आप लोगों को आंसर बनेगा 0.0434, दे लेना भाग, इस संख्या का भाग आप लोग इसमें लगा के देख लेना, तो आएगा आपको 0.0434 इंटू 10 की घात -5, और ये हो गया बेटा आप लोगों का आंसर, ठीक है ना। ये हो गई बेटा आप लोगों की उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखिए आप लोग, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति हम लोगों ने ज्ञात कर ली, क्या ज्ञात की थी 69.09, ठीक है ना, गुना 10 की घात 13, और उत्सर्जित फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है वो आप लोगों के सामने लैम्बडा बराबर 0.434 गुना 10 की घात -5 मीटर में हम लोगों का आंसर आ गया। अब देखो, एक तरीका तो ये है जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन दिया है। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं दूसरे तरीका से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो दूसरे तरीके से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। कैसे? सपोज कीजिए उस बच्चे को जो दूसरे तरीके से ज्ञात करना चाहता है, सपोज कीजिए उसको आवर्ती का फॉर्मूला पता नहीं है जो अभी मैंने आप लोगों को सामने लिखा है, लेकिन उसको तरंग संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। तरंग संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला कब बताया था मैंने? कल। न्यू बार बराबर आर वाई 1/n I का स्क्वायर माइनस 1/n F का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो गया बेटा आप लोगों का सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जो तरंग संख्या होती है अर्थात जो न्यूमार होती है उसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां पर देखिए आप लोग, इस जो ये R बाई रेडबर्ग स्थिरांक, इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों के लिए लिखवाई रखी है 109,737, किसके अंदर? सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, क्योंकि न्यू बार जो तरंग संख्या होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू रखोगे और जो भी आप लोगों की तरंग संख्या निकल के आएगी, ठीक है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं दूसरे तरीका से फोटोन की आवृत्ति और फोटोन की आप लोगों की तरंग संख्या को ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर आप लोगों ने तरंग संख्या को ज्ञात कर लिया, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आप लोग तरंग संख्या को ज्ञात कर लेना। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि न्यू बार बराबर क्या होता है? 1/लैम्बडा। तो देखो आप लोगों को क्या लैम्बडा ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करनी है? आवर्ती। लेकिन अभी तो ना तो हमने लैम्बडा ज्ञात किया है और ना हम लोगों ने आवर्ती ज्ञात किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला है? तरंग संख्या निकाला है। अब एक काम करना, यहां से आप लोग लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए, लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए तो 1/न्यू बार। अब देखो यहां से आप लोगों को लैम्बडा ज्ञात करना है, न्यू बार का मान आप लोगों को यहां से पता लग जाएगा। भाई इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू रखोगे तो न्यू बार का मान आ जाएगा। वो न्यू बार का जो मान आए ना बेटा वो यहां पर रख देना आप लोग, तो आप लोगों को कौन मिल जाएगा? लैम्बडा मिल जाएगा। मतलब उत्सर्जित फोटोन की आप लोगों को क्या मिल जाएगी? तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी। और उसके बाद आप लोग आवर्ती को ज्ञात कर लेना। आवर्ती को किस फॉर्मूले से ज्ञात करना? न्यू बराबर C/लैम्बडा, ठीक है ना, न्यू बराबर C/लैम्बडा। सी का मान हम लोगों को पता ही है, प्रकाश का वेग होता है, क्या बोला था? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड किसका मान होता है? सी का मान। और लैम्बडा का मान बेटा अभी आप लोगों ने यहां से ज्ञात किया है, लैम्बडा का मान यहां से ज्ञात किया है, तो यहां पर लैम्बडा का मान रख देना और उसको सॉल्व करके देख लेना, आप लोगों की आवर्ती निकल जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालनी है? तरंग संख्या निकालनी है। इस तरंग संख्या से हम लोग लैम्बडा ज्ञात कर सकते हैं और हम आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो इस तरीका से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। आप लोग किसी भी तरीका से बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना,
आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल एक तरीके के साथ। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हो, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए तरीका बताया है, आप इस तरीका से कर लीजिए। कोई बच्चा अगर इस तरीका से ना करे और वो पहले तरंग संख्या निकाल ले, तरंग संख्या से फिर वो लैम्बडा का मान निकाले और फिर उसके बाद फिर वो आवर्ती का मान निकाले, तो निकाल सकता है, उसका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो इस न्यूमेरिकल को बेटा आप लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। वो दो तरीका कौन से मैंने आप लोगों के लिए बता दिए। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल नंबर 2 को करवा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको तो मिटा देता हूं और न्यूमेरिकल नंबर 2 को करवा देता हूं। देखो बेटा, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो सबसे पहले तो हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ के देखते हैं कि हम लोगों का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से पढ़ के देखो, देखो क्या बोल रहा है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा किससे जा रहा है बेटा, ये द्वितीय कक्षा से जा रहा है, मतलब जो एन का मान है यहां पर आप लोगों का कितना है 2, द्वितीय कक्षा से किसमें जा रहा है, प्रथम कक्षा में। इसका मतलब एन का मान आप लोगों को कितना है 1 में जाए तो उत्सर्जित विकिरणों की आप लोगों को आवर्ती ज्ञात करनी है और उसकी क्या ज्ञात करनी है, आप लोगों को तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ ज्ञात करनी है। बोर्ड की तरफ देखना बेटा, द्वितीय कक्षा से किसमें जा रहा है, प्रथम कक्षा में। इसका मतलब ये निकला कि कहां से जा रहा है, यहां से। तो ये एन आई हो गया, किसमें गया है, इसमें। ये क्या हो गया आप लोगों का एन एफ। बस कुछ नहीं है, फिर तो फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर लिख देता हूं बेटा मैं सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने सॉल्यूशन। और देखो सबसे पहले मैं किसको ज्ञात करता हूं, आवर्ती को, फिर हम ज्ञात करेंगे तरंग दैर्घ्य को। तो देखो आवर्ती ज्ञात करने का बेटा मैंने अभी आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया है। क्या है आवर्ती ज्ञात करने का, न्यू बराबर 3.29, इधर लिख देता हूं जैसे कि जगह रहेगी उधर। न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15 1 बटे एन आई को स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ को स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हो गई आप लोगों की एच जेड। अब देखो यहां पर वो चीज तो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहां एन आई बराबर बेटा क्या है आप लोगों का 2, एन एफ बराबर आप लोगों का कितना 1। ये आप लोगों का एन आई का मान हो गया और ये आप लोगों का एन एफ का मान हो गया। तो एन आई का मान 2 हो गया, एन एफ का मान आप लोगों का 1 हो गया। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले के अंदर आप लोग इस वैल्यू को रख दीजिए। तो न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15, यहां पर बेटा आप लोग लिख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 का स्क्वायर और ये यूनिट लिख दीजिए एच जेड। अब इधर देखो न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15, यहां पर एक काम कीजिए आप लोग लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम मैंने कितना ले लिया आप लोगों के, पहले एक स्टेप और बना देता हूं। ये हो गया 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता है 1 ही होता है। यहां पर लिख दीजिए आप लोग एच जेड। अब यहां पर देखो लघुत्तम मैं किसको ले लेता हूं 4, 4 एकम 4, तो यहां पर लिख दो न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15, यहां पर लघुत्तम बेटा मैंने कितना ले लिया 4 ले लिया। ठीक है ना, अब आप एक काम कीजिए लघुत्तम 4 एकम 4 डायरेक्ट ले लीजिए आप लोग 4, इसका गुना आप लोग इससे कर दीजिए और इससे गुना आप लोग इससे कर दीजिए। तो यहां पर 1 का गुना 1 से करोगे तो 1 आ गया, माइनस 4 का गुना 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हो गई आप लोगों की एच जेड यूनिट हो गई। ठीक है बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको साइड में कर रहा हूं सॉल्व, तो देख लीजिए आप लोग, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ये हो गया न्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15, 3.29 गुना 10 की घात 15 गुना यहां पर आप लोगों का कितना बच गया माइनस के 3 बटे 4, और ये हो गया बेटा आप लोगों का एच जेड। अब एक काम करते हैं हम, इस -3 का गुना किससे कर देते हैं, इससे कर देते हैं। तो देखो जब -3 का गुना आप लोग इससे करोगे तो ये वैल्यू आएगी आप लोगों की न्यू बराबर -9.87
गुना 10 की घात आप लोगों की कितनी हो गई, 15 हो गई, बटे आप लोग क्या कर दीजिए बेटा, 4 कर दीजिए। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे -3 का गुना जब आप लोग इस संख्या से करोगे तो कितना आएगा, -9.87 गुना 10 की घात 15, और ये बटे आप लोगों के क्या हो गया, 4 हो गया। अब एक काम कीजिए आप लोग, इस 4 का भाग लगा दीजिए इसके अंदर। तो जब 4 का भाग इस संख्या में लगाओगे तो बेटा आप लोगों की आएगी म्यू बराबर, और यहां पर जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो -2.46 गुना 10 की घात 15, और यहां पर लिख दीजिए बेटा आप लोग HZ। अब देखिए यहां पर आप लोगों का आवर्ती का मान ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हुआ है, म्यू बराबर -2.46 गुना 10 की घात 15 HZ। लेकिन आप लोगों को पता है कि आवर्ती का मान किस में आ रहा है, नेगेटिव में, लेकिन हमें आवर्ती पॉजिटिव करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इसका परिमाण लेंगे, ठीक है ना, केवल इसका परिमाण लेंगे, मतलब इस माइनस चार्ज को नहीं लेंगे, केवल उसकी संख्या को लेंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं कि यहां आवर्ती का मान सदैव धनात्मक होता है, इसलिए यहां केवल परिमाण लेंगे। तो मैं लिख देता हूं आवर्ती का मान, आवर्ती का मान, आवर्ती का मान सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसलिए यहां परिमाण लेंगे, मतलब केवल संख्या लेंगे, यहां परिमाण लेंगे। देखो बेटा म्यू बराबर हो गया 2.46 गुना 10 की घात 15, और ये हो गया बेटा आप लोगों का आवर्ती का मान। म्यू बराबर आप लोगों का क्या आया है, म्यू बराबर 2.46 गुना 10 की घात 15, और उसको यूनिट को लिख दिया मैंने HZ। ये हम लोगों ने किसका मान निकाल दिया बेटा, आवर्ती का मान निकाल दिया। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्घ्य का ज्ञात करेंगे। पहले तो ये बताओ, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई ना, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से किससे न जा रहा है, प्रथम कक्षा में। तो द्वितीय कक्षा मतलब कौन से कोष की बात हो रही है, दूसरे कोष की। किसमें गया है, प्रथम कक्षा में, मतलब n का मान कितना हो गया आप लोगों का, 1 हो गया। और क्या पूछ रहा है वो आपसे, आवर्ती पूछ रहा है, और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य। यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ni का मान आप लोगों का 2 है और nf का मान आप लोगों का 1 है। आवर्ती का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 3.29 गुना 10 की घात 15 1 बटे ni के स्क्वायर माइनस 1 बटे nf के स्क्वायर, और उसकी यूनिट क्या होती है, HZ। किसकी, आवर्ती की। कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने वैल्यू रख दिया, यहां पर 2 का स्क्वायर कर दिया, यहां पर 1 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। कुछ नहीं है, फिर लघुत्तम लिया, 4 एकम 4 लघुत्तम ले लिया। इस संख्या का गुना इससे कर दीजिए, संख्या का गुना आप लोग इससे कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, -3 आएगा। इस -3 का जब आप लोग इससे गुना करोगे तो आप लोगों की ये संख्या आएगी, और इस संख्या में जब आप लोग 4 का भाग लगाओगे तो आप लोगों की ये संख्या आ जाएगी, मतलब म्यू का मान आ जाएगा आप लोगों के। लेकिन हम जानते हैं कि आवर्ती का मान सदैव धनात्मक तो होता है, तो यहां पर केवल इसका परिमाण लेंगे, मतलब केवल संख्या लेंगे। संख्या लेंगे तो जो फाइनल जो हम लोगों की आवर्ती निकल के आई है वो निकल के आई है बेटा म्यू बराबर 2.46 गुना 10 की घात 15 HZ। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम किसको ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे तरंग दैर्घ्य को। तरंग दैर्घ्य को किससे ज्ञात करेंगे, म्यू बराबर C बटे लैम्बडा। लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए, म्यू का मान हमारे पास में ही है, बस हो जाएगा सॉल्व। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चा बोर्ड की तरफ, किसको ज्ञात करेंगे हम लोग, अब तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करेंगे। तो तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कर लीजिए आप लोग, यहां पर लिख देता हूं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। यहां पर म्यू बराबर C बटे क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करना है तो लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए, और आप लोग म्यू को यहां पर रख दीजिए, तो ये हो गया C बटे आप लोगों का न्यू। न्यू का मान अभी हम लोगों ने निकाला तो वैल्यू रख दीजिए। यहां पर हो गया बेटा लैम्बडा बराबर C का मान हम लोगों को पता है, प्रकाश का वेग होता है, क्या होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं ऐसे लिख देता हूं मीटर सेकंड इनवर्स। चलो ठीक है, ये लिख दिया। यहां पर अभी आप लोगों ने न्यू का मान निकाला है, आवर्ती निकाली है, कितनी निकली बेटा, 2.46 गुना 10 की घात 15, और HZ की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, सेकंड इनवर्स। क्योंकि जो आवर्ती होती है उसकी जो यूनिट होती है
वो सेकंड इनवर्स भी होती है और एच जेड मतलब हर्ट्ज भी होती है, लेकिन ऊपर से मुझे सेकंड इनवर्स काटना है तो मैंने एच जेड की जगह पर सेकंड इनवर्स लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। एक काम करते हैं, पहले हम इसको काट देते हैं। ये जब हम लोगों ने काटा तो ये हो गया 10 की घात 7, ठीक है ना, कितना हो गया 10 की घात 7। ये 10 की घात जो 7 है ये बेटा किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है ना। जब इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आप लोगों की किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है ना। तो इसको मैं नेगेटिव में लिख देता हूं, बाकी का आप सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स को काट दीजिए, ठीक है। तो अगला स्टेप हम लोगों का ये बनेगा, इधर देखिए लैम्बडा बराबर ये हो गया आप लोगों का 3 इंटू 10 की घात माइनस कितना हो गया आप लोगों का 7 हो गया। यहां पर लिख दीजिए आप लोग मीटर बटे, यहां पर लिख दो बेटा 2 पॉइंट आप लोग क्या लिख दोगे 46 लिख दोगे, और सारी वैल्यू आप लोगों की कट चुकी है। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर आप लोग तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर रहे हो, न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य को बाहर निकाल दीजिए। यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया, न्यू। सी का मान पता ही है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। न्यू का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कितना है, 2.40 गुना 10 की घात 15, और एच जेड होता है, लेकिन सेकंड इनवर्स मुझे काटनी है तो उसको मैंने सेकंड इनवर्स लिख दिया, क्योंकि आवृत्ति को हम सेकंड इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग यहां से काट दीजिए तो कितना बचा 10 की घात 7, ये वैल्यू किसमें, पॉजिटिव में, मतलब ये घात किसमें, पॉजिटिव में। ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो बेटा ये किसमें हो जाएगी आप लोगों की, नेगेटिव में। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स काट दिया तो क्या बच गया हम लोगों के पास में, मीटर बच गया। भाग कितने का लगाना है, अब ये तो सारी चीज खत्म हो गई, भाग कितने का लगाना है 2.46 का, ठीक है, लगा दीजिए। तो जब बेटा आप लोग इस 3 में 2.46 का जब भाग लगाओगे तो आप लोग भाग लगा के देख लेना, ये आएगा बेटा आप लोगों का 1.21 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर, और ये हो गई बेटा आप लोगों की तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का आंसर, वो आप लोगों की आवर्ती का आंसर हो गया, और ये आप लोगों की तरंग दैर्घ्य का आंसर हो गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई ना। अरे कुछ नहीं करना है, इस 3 के अंदर 2.46 का भाग लगाओगे तो 1.21 आ जाएगा, 10 की घात माइनस 7 है, और यूनिट आप लोगों की क्या हो गई, मीटर हो गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, या फिर मीटर होती है, या फिर एंगस्ट्रॉन होती है। ये सारी चीजों का डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं कर चुका हूं, तो पहले वाले लेक्चर प्रत्येक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। और इस तरीका से आप लोग न्यूमेरिकल करने हैं। आज मैंने, क्योंकि आज मुझे ये 2 न्यूमेरिकल ही करवाने थे आप लोगों को, तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो उसके 2 न्यूमेरिकल हैं, वो दोनों न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या न्यू बार ज्ञात कर लीजिए किस फॉर्मूले से, आर बाई बराबर 1 बटे एन आई को स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ को स्क्वायर, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। यहां से आप लोग न्यू बार का मान निकाल लीजिए, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। आर बाई का मान पता ही अभी बताया 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से न्यू बार मिल जाएगा, ठीक है ना, न्यू बार मिल गया। अब न्यू बार बराबर क्या होता है, 1 बटे लैम्बडा, ठीक है ना। लैम्बडा को ज्ञात करना है तो क्या करोगे, न्यू बार यहां पर आप लोग लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटे न्यू बार। न्यू बार का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा, यहां पर रख देना। फिर आप लोग क्या करोगे, आवर्ती को ज्ञात कर लेना। क्या होता है आवर्ती, न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा। लैम्बडा का मान आप लोगों को यहां से मिल जाएगा, सी का मान हमको पता ही है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां से आप लोगों को ये आवर्ती निकल जाएगी। किसी भी तरीका से सॉल्व कर दो बेटा, आप लोगों का बस वो तरीका सही होना चाहिए। गुना भाग के अंदर कोई बच्चा मिस्टेक मत कर देना, ठीक है ना। आप स्मार्ट तरीका से जवाब दोगे तो आराम से आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो। किसी भी तरीका से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना। जो मैंने तरीके बताए हैं, 2 तरीके बताए, दोनों तरीके में से जो आपको पसंद है उस तरीका से आप न्यूमेरिकल कर देना। बस आप लोगों का जो तरीका है ना वो सही होना चाहिए। और ये जो गुना भाग है ना बेटा, इसमें आप लोग गलती मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए गुना भाग ये नॉर्मल चीजें होती है, ये सारे बच्चे इनको आती होंगी, ठीक है ना। नहीं आती तो आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो कॉमन सी बात है, जो गुना भाग है वो तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों के न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए। हाइड्रोजन परमाणु को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल से वो कंप्लीट करवा दिए, ठीक है बेटा।
फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।